हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग गैसेस स्टेट लेक्चर नंबर 6 करेंगे और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर आधारित आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल्स करने से पहले मैंने जो प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया था उसे रिकॉल कर देता हूँ। तो व्हाट इज द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है? इट इज एन आइडियल थ्योरी फॉर मोशन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स इन अ क्लोज कंटेनर। किसी कंटेनर के अंदर रखे हुए गैसेस मॉलिक्यूल के मोशन के बारे में दी गई एक आइडियल थ्योरी है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी और पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, आप लोगों को मैंने बताया था कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ gases consist large number of tiny particles called molecules which are identical in shape and size which is dispersed throughout the container। किसी कंटेनर के अंदर अगर हम गैस रखेंगे, इसका मतलब कंटेनर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ टिनी पार्टिकल्स है जिसे हम मोलिक्यूल्स कहते हैं, जो पूरे कंटेनर के अंदर डिस्पर्स होती है। एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैसेस मोलिक्यूल इज जीरो एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। गैस के अणुओं का अपना आयतन बहुत कम, मतलब जीरो होता है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग गैसेस मॉलिक्यूल्स। मोशन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल विल रैंडम। अब गैसेस मॉलिक्यूल जब रैंडम मोशन करेंगी तो कॉलिजन करेंगी, तो ऑल कॉलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। प्रेशर इनसाइड अ कंटेनर इज ड्यू टू कॉलिजन बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल एंड वॉल ऑफ कंटेनर। फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ गैसेस मॉलिक्यूल जीरो, दैट्स व्हाई गैसेस मॉलिक्यूल ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। एवरेज स्पीड आपको मैंने बताया था, रूट मीन स्क्वायर स्पीड आपको मैंने बताया था, फिर डिपेंडेंस ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑन टेम्परेचर बताए थे, फिर आप लोगों को मैंने एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी बताया था। एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की जो एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू 3/2 kT। 1 मोल मॉलिक्यूल की एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT और n मोल मॉलिक्यूल की एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी 3/2 nRT होती है। फिर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड बताया था कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल साहब के अनुसार इन गैसेस कंटेनर मॉलिक्यूलर स्पीड वेरीज फ्रॉम लो स्पीड टू हाई स्पीड। ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैव लो स्पीड एंड स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैव हाई स्पीड। ऑल्दो मॉलिक्यूलर स्पीड ऑफ अ गैसेस मॉलिक्यूल इज चेंजिंग, यद्यपि एक मॉलिक्यूल की स्पीड चेंज होती रहती है, बट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग पर्टिकुलर स्पीड ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो इसी में बताया था मैंने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है? तो स्पीड विच इज पासेस बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। फिर इसमें आपको मैंने बताया था एवरेज स्पीड। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला होती थी √2RT/m। एवरेज स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला होती थी √8RT/m और रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला होती थी √3RT/m। तो बेसिक आप लोग को पिछले क्लास में मैंने बताया था 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। तो 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, 3 प्रकार की आप लोग को मैंने मॉलिक्यूलर स्पीड बताया था। मतलब किसी गैसेस कंटेनर के अंदर आपने गैसेस को रखा है तो गैसेस मॉलिक्यूल की जो मोशन है 3 प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एक आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मतलब UMPS। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या? तो अधिकांश मॉलिक्यूल की जो स्पीड होगी, मतलब मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की जो स्पीड होगी दैट इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इक्वल टू फॉर्मूला होती थी √2RT/m। दूसरा आपको मैंने बताया था एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला होती है 8RT/πm। और थर्ड बार आपको मैंने बताया था रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला होती है 8RT/πm। तो 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो इसमें से ऑब्वियसली अगर हम लोग सेम गैस के लिए सेम टेम्परेचर पर अगर कहें तो ऑब्वियसली आपको मैंने बताया था ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज टू ऑब्वियसली एवरेज स्पीड इज टू ऑब्वियसली रूट मीन स्क्वायर स्पीड की जो रेशियो पर निकाले थे एट सेम टेम्परेचर फॉर सेम गैस, तो वहां पर आया था 1:1.12:1.22। तो बेसिक सेम टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर
सेम गैस के लिए जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आएंगी वो ज़्यादा आएंगी, एवरेज स्पीड से ज़्यादा आएंगी रूट मीन स्क्वायर स्पीड से। तो ऑब्वियसली यहाँ पर इसे हम लोग अगर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर पर इस तीनों स्पीड को अगर हम लोग दिखलाना चाहें तो एक्स एक्सिस ये बाई एक्सिस है, बाई एक्सिस पर ऑब्वियसली फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, बाई एक्सिस पर ऑब्वियसली फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, एक्सिस पर मॉलिक्यूलर स्पीड। तो मैक्सवेल साहब के अनुसार मॉलिक्यूलर स्पीड वेरी करती है लो स्पीड टू हाई स्पीड। तो ये आपका स्पीड क्या होता था, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होता थी। ऑब्वियसली इससे जस्ट ज़्यादा आएगा क्या, तो एवरेज स्पीड, और इससे जस्ट ज़्यादा आएगा क्या, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड दिस वन। तो ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड का कर्व था आपका। फिर आपको मैंने ऑब्वियसली इसमें और फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक्चुअली इसमें जो ध्यान रखना है कि अगर मॉलिक्यूलर स्पीड को मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड और रूट मीन स्क्वायर स्पीड की अगर वैल्यू मीटर पर सेकंड में आपको निकालनी है तो आर की वैल्यू यहाँ पर 8.314 जूल पर मोल केल्विन, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ चाहे यहाँ। अगर इन सारे स्पीड की वैल्यू मीटर पर सेकंड में निकालनी, मतलब ऐसा सिस्टम में निकालनी है तो आर की वैल्यू ऐसा सिस्टम में पुट करना होगा, मतलब 8.314 जूल पर मोल केल्विन। टेम्परेचर केल्विन में पुट करनी होगी और कैपिटल एम क्या है, तो मोलर मास, मोलर मास को किलोग्राम में पुट करना होगा। स्टूडेंट को एक्चुअली कंफ्यूजन हमेशा रहती है कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में √2 होगी कि, मतलब ये RT अपॉन एम सब में कॉमन है। अंतर है कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में √2 है और एवरेज स्पीड में 8/π है, और सॉरी रूट मीन स्क्वायर स्पीड में ये 3RT/m, ये 3RT/m है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। दूसरी पॉइंट इसमें याद रखनी है एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, तो 3/2 kT होती है। एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल कितनी, तो 3/2 kT होती है। ऑब्वियसली मतलब K इज द बोल्ट्जमान कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है, तो R/Na। तो एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल 3/2 kT, जबकि एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल की एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी कितनी होती, तो 3/2 RT होती है ऑब्वियसली। और एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल मॉलिक्यूल इज इक्वल टू कितना, तो 3/2 nRT होती है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। ऑब्वियसली पिछले लेक्चर अगर किन्हीं का छूटा तो पहले पिछले लेक्चर कर करके ही इस लेक्चर के वीडियो को आपको देखना है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन में कहा जा रहा कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार कॉलिजन आर ऑलवेज इलास्टिक, कॉलिजन ऑलवेज इलास्टिक होती है। हैवियर मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर मोर मोमेंटम टू द वॉल ऑफ कंटेनर, जो हैवियर मॉलिक्यूल्स होती वह कंटेनर के वॉल के ऊपर ज़्यादा मोमेंटम ट्रांसफर करती हैं। सी में ओनली स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव वेरी हाई वेलोसिटी, बहुत कम ऐसे अणुओं की संख्या होती है कंटेनर के अंदर जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। और डी में बिटवीन कॉलिजन मॉलिक्यूल मूव इन स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, दो कॉलिजन के बीच में मॉलिक्यूल मूव करता है स्ट्रेट लाइन में विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो आप लोगों को मैंने बताया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कि कंटेनर में अगर गैसेस रखेंगे तो गैसेस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करती है, रैंडम मोशन करने से गैसेस मॉलिक्यूल्स आपस में कोलॉइड करती है, साथ ही साथ कंटेनर के वॉल से कोलॉइड करती है। तो जो भी कॉलिजन्स होती हैं, चाहे गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में हो या गैसेस मॉलिक्यूल और कंटेनर के वॉल के बीच में हो, सारी कॉलिजन परफेक्टली इलास्टिक होती है। तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कॉलिजन आर ऑलवेज इलास्टिक। तो ये क्या है, तो करेक्ट ऑप्शन है, ये सही ऑप्शन है। बी में करा हैवियर मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर मोर मोमेंटम टू द वॉल ऑफ कंटेनर, जो हैवियर मॉलिक्यूल्स होती हैं वो मोर मोमेंटम ट्रांसफर करती है। तो ऑब्वियसली आपको मैंने बताया था किसी कंटेनर में अगर आप गैस रखेंगे तो गैसेस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करती है, जिसके कारण गैसेस मॉलिक्यूल कंटेनर के वॉल से कोलॉइड करती है। तो ऑब्वियसली कंटेनर के वॉल से कोलॉइड करेंगे तो क्या होगा, तो उसके कारण फोर्स पैदा होती है। फोर्स क्या होती है, तो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो ऑब्वियसली गैसेस मॉलिक्यूल की मास है, गैसेस मॉलिक्यूल की मास होती है और उसकी कुछ वेलोसिटी है।
तो बेसिक मास इंटू वेलोसिटी क्या होती है, तो मोमेंटम होती है। तो बेसिक गैसेस मॉलिक्यूल जिसकी मास ज्यादा होगी, वह गैसेस मॉलिक्यूल जिसकी मास ज्यादा होगी, ऑब्वियसली उसकी मोमेंटम ज्यादा होगी, और वो मोमेंटम ज्यादा होंगी तो ज्यादा मोमेंटम ट्रांसफर करेंगी कंटेनर के वाल के ऊपर, मतलब ज्यादा चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम होगी, मतलब ज्यादा फोर्स होगी, मतलब ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो ऑब्वियसली हैवियर मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर मोर मोमेंटम टू द वॉल ऑफ कंटेनर, मतलब वह मॉलिक्यूल जिसकी मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगी, ऑब्वियसली उसकी मोमेंटम ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा मोमेंटम ट्रांसफर करेगा कंटेनर के वॉल के ऊपर। ऑब्वियसली अगर आप सिंपल सोचिए कि किसी दीवार के ऊपर एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा मारे, तो ऑब्वियसली अगर दीवार के ऊपर एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा मारे तो ऑब्वियसली कम फोर्स लगेगा दीवार के ऊपर, मतलब कम मोमेंटम ट्रांसफर होगी वॉल के ऊपर। अगर एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा है और उसको अगर आप दीवार से मारेंगे तो ऑब्वियसली दीवार के ऊपर कम चोट लगेगी, मतलब कम मोमेंटम ट्रांसफर हुई, मतलब कम फोर्स लगी। लेकिन अगर एक बड़ा सा पत्थर लीजिए और उतना ही वेलोसिटी से अगर आप मारें दीवार के ऊपर तो क्या होगी, तो ऑब्वियसली दीवार के ऊपर क्रैक भी आ सकता है, क्योंकि मास ज़्यादा है तो वेलोसिटी, मास अगर ज़्यादा है तो मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम, तो मोमेंटम ज़्यादा है, तो ज़्यादा मोमेंटम होगी तो ऑब्वियसली ज़्यादा फोर्स एग्जर्ट होगी। तो ये कह रहा कि वह मॉलिक्यूल जिसकी मास ज़्यादा है वो ज़्यादा मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, तो ऑब्वियसली ज़्यादा मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, क्योंकि जो मोमेंटम होती है मास इंटू वेलोसिटी होती है। सी में करते बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी में करा कि ओनली स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैव वेरी हाई वेलोसिटी, बहुत कम ऐसे अणुओं की संख्या होती है जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। तो ऑब्वियसली मैक्सवेल साहब के अनुसार किसी भी गैसेस कंटेनर के अंदर जो मॉलिक्यूलर स्पीड होती है वेरी करती लो स्पीड टू हाई स्पीड। ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैव लो स्पीड और स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैव हाई स्पीड। तो ऑब्वियसली बहुत कम ऐसे अणुओं की संख्या होती है जो ऑब्वियसली जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। डी में करा बिटवीन कॉलिजन मॉलिक्यूल मूव इन स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ऑब्वियसली आपको मैंने बताया था कि गैसेस स्टेट में गैस के अणुओं के ऊपर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को जीरो माना जाता है। गैस स्टेट में गैस के अणुओं के ऊपर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जीरो माना जाता है। यही कारण है कि गैसेस मॉलिक्यूल ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। तो ऑब्वियसली बिटवीन कॉलिजन मॉलिक्यूल मूव इन स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब ये भी सही है। तो ऑब्वियसली according to kinetic theory of gases, collision are always elastic. Heavier molecules transfer more momentum to the wall of container, while a small number of molecules have high speed, and when between collision, molecule move in straight line with constant velocity. तो ये सारी की सारी ऑप्शन क्या हैं, तो सही है। IT 2011 में आया। Another example, क्वेश्चन में कहा जा रहा कि at 400 Kelvin, at 400 Kelvin, root mean square speed of a gas X, किसी गैस S की जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है, गैस X की मोलिकुलर मास दी गई 40, करेक्ट 400 केल्विन द आरएमएस स्पीड ऑफ अ गैस X मोलिकुलर वेट 40 इज इक्वल टू द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ गैस बाय एट 60 केल्विन द मोलिकुलर वेट ऑफ गैस बाय इज। करेक्ट कि ऑब्वियसली कि 400 केल्विन पर जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है, मतलब यूआरएमएस रूट मीन स्क्वायर स्पीड किसकी, तो गैस X की। रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस X एट टेम्परेचर Tx इज इक्वल टू कितना 400 केल्विन इक्वल है किसके, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस X एट 400 केल्विन इक्वल है किसके, तो ऑब्वियसली मोस्ट प्रोबेबल स्पीड UMPS, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ गैस बाई मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ गैस बाई एट टेम्परेचर कितना, तो 60 केल्विन। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा कि जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है गैस X की वो इक्वल है किसके, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ गैस बाई एट टेम्परेचर 60 केल्विन। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होती है, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला होती है √3RT, ऑब्वियसली टेम्परेचर ऑफ X अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ X, ऑब्वियसली इक्वल टू क्या हो जाएंगी, तो ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होती है, तो अंडर रूट ऑब्वियसली 2RT ऑब्वियसली टेम्परेचर फॉर गैस बाई अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ गैस बाई। अगर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियसली ये 3R टेम्परेचर ऑफ गैस X अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ गैस X इज इक्वल टू क्या हो गई, तो ये 2R टेम्परेचर ऑफ गैस बाई अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ गैस बाई। तो ऑब्वियसली यहाँ पर R और R क्या हो गई, तो कैंसिल हो गई, R और क्या हो गई, तो ये कैंसिल हो गई। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर अपन को निकालना क्या, तो मोलिकुलर मास ऑफ गैस बाई। तो ऑब्वियसली मोलिकुलर मास ऑफ गैस बाई इज इक्वल टू कितनी होगी, तो मोलिकुलर मास ऑफ गैस बाई इज इक्वल टू क्या होगी, तो 2 ×
2 इंटू टेम्परेचर ऑफ गैस बाई अपॉन 2/3 कर दीजिए। ऑब्वियसली इसको मोलिकुलर मास ऑफ गैस बाई इधर लिया है, तो ये 2/3, ये टेम्परेचर ऑफ गैस बाई अपॉन टेम्परेचर ऑफ गैस x इंटू मोलिकुलर मास ऑफ गैस x। तो ऑब्वियसली इट इज इक्वल टू व्हाट, तो ये 2/3, इट इज इक्वल टू 2/3 इंटू टेम्परेचर ऑफ गैस बाई। गैस बाई की टेम्परेचर कितनी है, तो 60 केल्विन है। टेम्परेचर ऑफ गैस x कितना है, तो टेम्परेचर ऑफ गैस x इज व्हाट, तो 400 केल्विन। और मोलिकुलर मास गैस x की कितनी है, तो 40 है। तो ऑब्वियसली ये कैंसिल होगी 40 से, ऑब्वियसली ये 10, ऑब्वियसली ये 0 से 0, ये ऑब्वियसली ये 2, तो यह मोलिकुलर मास ऑफ गैस बाई कितनी आ गई, तो ये 4 आ गई दिस में। तो फॉर्मूला इसमें एक्चुअली फॉर्मूला यदि आप याद है तो किस उसमें कुछ है, आईडी में पूछा हुआ एडवांस का ही पेपर। अनदर एग्जाम्पल, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कैलकुलेट एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन जूल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 8 ग्राम ऑफ मीथेन एट 27 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट करिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन जूल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 8 ग्राम ऑफ मीथेन एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बताइए जूल्स में ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 8 ग्राम ऑफ मीथेन। अगर आपको 8 ग्राम मीथेन दिया जाए, ऑब्वियसली 8 ग्राम मीथेन में लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 8 ग्राम मीथेन यदि आपको दिया जाए 27 डिग्री सेल्सियस पर, 27 डिग्री सेल्सियस मतलब कैल्विन में अगर कहें तो डिग्री सेल्सियस को कैल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ देते, मतलब 300 कैल्विन। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कैलकुलेट एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन जूल्स ऑफ मीथेन इन 8 ग्राम ऑफ मीथेन एट 27 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कि 8 ग्राम अगर आपको मीथेन दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बताइए। तो सिंस आप जानते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होती है, तो दैट इज इक्वल टू 3/2 nRT। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल मॉलिक्यूल इज इक्वल टू व्हाट, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल मॉलिक्यूल्स की एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी कितनी होती, तो 3/2 nRT होती है। इट इज इक्वल टू व्हाट, तो ये 3/2 n इज द नंबर ऑफ मोल्स। तो यदि किसी सब्सटेंस की मात्रा ग्राम में दी गई है, यदि किसी सब्सटेंस की मात्रा ग्राम में दी गई, उसकी नंबर ऑफ मोल्स निकालनी है, यदि किसी सब्सटेंस की मात्रा ग्राम में दी गई, उसकी नंबर ऑफ मोल्स निकालनी है, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होगी, तो वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास इन ग्राम इनटू ऑब्वियसली RT। तो इट इज इक्वल टू व्हाट, तो ये 3/2, वेट कितना, तो 8 ग्राम है। मीथेन की मोलिकुलर मास कितनी, तो कार्बन की एटॉमिक मास 12, 1 हाइड्रोजन की 1, तो 4 की 16, तो 8/16, ये ऑब्वियसली ये मोल हो गई। ग्राम कैसे, तो मोल लिखते हैं। ऑब्वियसली R की वैल्यू कितनी, तो चूंकि जूल में आंसर निकालनी है, तो 8.314 जूल पर मोल केल्विन, और टेम्परेचर कितनी है, तो 300 केल्विन। तो ऑब्वियसली इसे अपन सॉल्व कर देंगे, जो निकालेगा आंसर ऑब्वियसली किस में, तो जूल में। अनदर एग्जाम्पल, क्वेश्चन में कहा है द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर वेरीज विथ डेंसिटी d इज। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ एन आइडियल गैस, एक आइडियल गैस की जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है कांस्टेंट प्रेशर पर वेरी करती है डेंसिटी d के साथ। द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर वेरीज विथ डेंसिटी d इज। तो ऑब्वियसली जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है, जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो होती है वो इक्वल टू होती है व्हाट, तो √3RT अपॉन एम, √3RT अपॉन एम होती है। ऑब्वियसली फॉर आइडियल गैस अपन अप्लाई कर सकते हैं। फॉर आइडियल गैस क्या होती है, तो PV इक्वल टू nRT, मतलब ऑब्वियसली यहां पर आप लिख सकते हैं ये आइडियल गैस के लिए PV इक्वल टू nRT, मतलब ये PV इक्वल टू n मतलब वेट ऑफ गैस अपॉन मोलिकुलर मास इनटू RT। तो ये क्या हो गया, तो P इक्वल टू मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम इनटू RT अपॉन m।
तो मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग डेंसिटी कहते हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ, तो P इज इक्वल टू ऑब्वियसली D इंटू RT अपॉन M। इसका मतलब RT अपॉन M इज इक्वल टू क्या हो गई, तो ये P अपॉन D। तो ऑब्वियसली URMS मतलब रूट मीन स्क्वायर स्पीड, URMS मतलब रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज इक्वल टू वाट, तो अंडर रूट वाट, तो ये 3 इंटू RT अपॉन M मतलब ये 3P अपॉन क्या है, तो ये D है। इसका मतलब ये क्या हुआ, तो कांस्टेंट प्रेशर पर अगर आपने प्रेशर कांस्टेंट रखी है तो जो URMS होगी, जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होगी, वो ऑब्वियसली ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, तो स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बेसिक क्वेश्चन में कहा जाता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर वेरीज विद डेंसिटी डी। रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर वेरी करता है डेंसिटी के साथ। तो URMS इज इक्वल टू अंडर रूट 3RT अपॉन M। आइडियल गैस के लिए PV इज इक्वल टू NRT मतलब P इज इक्वल टू W/V/RT अपॉन M मतलब P इज इक्वल टू DRT अपॉन M। तो RT अपॉन M के जगह पर अपन पुट कर सकते हैं P अपॉन D। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, तो स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के, मतलब ऑब्वियसली डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। तो अनदर एग्जांपल क्वेश्चन में कहा जा रहा द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस हैविंग मोलर मास कैपिटल M इज URMS। द रिलेशन बिटवीन एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड E एंड URMS ऑफ गैस इज। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1 मोल हमारे पास मोनोएटॉमिक गैस है। 1 मोल मोनोएटॉमिक गैस है जिसकी मोलर मास कैपिटल M है, उसकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड URMS है। तो URMS मतलब रूट मीन स्क्वायर स्पीड इक्वल टू क्या हो गई, तो ये अंडर रूट ऑब्वियसली 3RT अपॉन M। रूट मीन स्क्वायर स्पीड इक्वल टू अंडर रूट 3RT अपॉन M। कह कि द रिलेशन बिटवीन एवरेज काइनेटिक एनर्जी E एंड URMS ऑफ द गैस इज। रिलेशन क्या होगी एवरेज काइनेटिक एनर्जी E और URMS के बीच में। तो URMS इज इक्वल टू अंडर रूट 3RT अपॉन M, इट इज इक्वेशन 1। ऑब्वियसली एवरेज E क्या है, तो E द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। E क्या है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसकी, तो ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल मॉलिक्यूल। तो 1 मोल मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो कैपिटल E है। तो ऑब्वियसली कैपिटल E इक्वल टू क्या हो जाएगी, तो 3/2RT। ऑब्वियसली 1 मोल मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितना, तो 3/2RT। मतलब आप कर सकते हैं यहां पर, तो दिस इंप्लाई ये RT इक्वल टू क्या हो गई, तो RT इक्वल टू होगी 2E अपॉन 3 हो गई। तो RT इक्वल टू 2E अपॉन 3। तो इसे हम इक्वेशन 2 कहेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से अगर हम लोग जाएं तो अपन कह सकते हैं URMS मतलब रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ये 3। ऑब्वियसली RT की जगह पर आप पुट कर सकते हैं 3 अपॉन M हो गई। ये RT की जगह पर हम लोग पुट कर सकते हैं यहाँ पर क्या, तो 2E अपॉन 3, 2E अपॉन 3। तो 3 कैंसिल, मतलब URMS मतलब रूट मीन स्क्वायर स्पीड इक्वल टू अंडर रूट क्या हो गई, तो ऑब्वियसली 2E अपॉन M। URMS इक्वल टू अंडर रूट 2E अपॉन M, मतलब ऑब्वियसली C इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। अनदर एग्जांपल क्वेश्चन में कहा जा रहा है काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर ऑफ अ गैस पर यूनिट वॉल्यूम आर रिलेटेड एज। काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर, किसी भी गैस की काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम कैसे रिलेटेड है। काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर ऑफ अ गैस पर यूनिट वॉल्यूम आर रिलेटेड एज। तो बेसी यहां पर P इज द प्रेशर और E क्या है, E इज द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। तो आपने पढ़ा है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है इज इक्वल टू व्हाट, तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू व्हाट, तो 3/2 nRT होती है। तो बेसिक फॉर एन आइडियल गैस के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो PV इक्वल टू nRT लिख सकते हैं, PV इक्वल टू nRT। तो बेसिक इसका मतलब अगर इसे हम लोग इक्वेशन 1 कह दे, इसे इक्वेशन 2 कह दे, तो बेसिक फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम
फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन 2, अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से जाएं तो बेसिक काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन मोल मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज इक्वल टू व्हाट, तो 3/2 ऑब्वियसली nRT 3/2 ये हो जाएंगे 3/2 ऑब्वियसली nRT जब हम लोग पुट कर सकते हैं PV। तो दिस इम्प्लाई यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली ऑफ एन मोल मॉलिक्यूल अपॉन V इज इक्वल टू क्या, तो 3/2P। तो बेसिक काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हमने माना है कैपिटली क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो बेसिक मतलब V वॉल्यूम की अगर काइनेटिक एनर्जी Ke है, यहाँ पर कह सकते हैं तो यूनिट वॉल्यूम की कितनी, तो Ke/V। तो Ke/V को हम लोग क्या कहेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे हम लोगों ने मान रखा पहले से कैपिटल E इज इक्वल टू 3/2P। मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर P इज इक्वल टू क्या हो गई, तो P इज इक्वल टू 2E अपॉन ऑब्वियसली 3। तो यहाँ पर ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में रिलेशनशिप क्या हो गई, तो P इज इक्वल टू 2E अपॉन 3। मतलब ऑब्वियसली ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। अनदर एग्जाम्पल, क्वेश्चन में कहा जा रहा कि एट व्हाट टेम्परेचर द RMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। कह रहा किस टेम्परेचर पर, एट व्हाट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर द RMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन की जो RMS स्पीड है वो इक्वल हो जाएगी एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। एट व्हाट टेम्परेचर द RMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। कह रहा कितनी टेम्परेचर पर जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है हाइड्रोजन की वो इक्वल हो जाएगी एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। तो सॉल्यूशन, तो बेसिक फर्स्ट ऑफ ऑल एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, तो एस्केप वेलोसिटी वह मिनिमम वेलोसिटी होती है वो बेसिक किसी प्लेनेट का, जैसे अर्थ इज अ प्लेनेट, तो एस्केप वेलोसिटी क्या है, तो वह मिनिमम स्पीड जिससे अगर किसी बॉडी को हम थ्रो करें तो फिर से अर्थ के ग्रेविटी में वापस नहीं आए। जैसे अगर हम लोग किसी बॉडी को अर्थ सरफेस से और हम किसी बॉडी को किसी वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हैं तो कुछ हाइट तक जाने के बाद फिर वापस आ जाता है, कुछ और स्पीड से अगर हम थ्रो करें तो कुछ और ऊंचाई पर जा करके फिर से वापस आ जाता। तो बेसिक कम से कम कितना वेलोसिटी से हम किसी बॉडी को थ्रो करें कि वो फिर से ऑब्वियसली अर्थ के ग्रेविटी में वापस नहीं आए, उस वेलोसिटी को हम लोग क्या कहेंगे, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। तो हर प्लेनेट का अपना अपना एस्केप वेलोसिटी होता है। तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ की जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तो एस्केप वेलोसिटी क्या है, तो मिनिमम वेलोसिटी, मतलब एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ क्या है, तो मिनिमम वेलोसिटी बाय विच अ बॉडी इज थ्रोन, वह मिनिमम वेलोसिटी जिसके द्वारा एक बॉडी को थ्रो किया जाता है सो दैट बॉडी डू नॉट कम बैक इन अर्थ ग्रेविटी, ताकि बॉडी अर्थ के ग्रेविटी में फिर से वापस नहीं आ जाए। तो बेसिक जो एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ होती है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ जो होती है दैट इज इक्वल टू ऑब्वियसली 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। मतलब इतनी स्पीड से अगर किसी बॉडी को अर्थ सरफेस से आप थ्रो करेंगे, इतनी वेलोसिटी से अगर किसी बॉडी को अर्थ सरफेस से थ्रो करेंगे तो फिर से ये बॉडी अर्थ के ग्रेविटी में वापस नहीं आएगा। तो इसके वेलोसिटी ऑफ अर्थ कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। मतलब दैट इज इक्वल टू ऑब्वियसली 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा कि एट व्हाट टेम्परेचर द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। करें कितना टेम्परेचर पर जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड हाइड्रोजन की होगी वो इक्वल हो जाएगी किसके, तो एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ऑब्वियसली सिंस जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला होती है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ये 3RT अपॉन n। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ऑब्वियसली यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड हो जाएगी किसकी, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू क्या होगी, तो अंडर रूट ऑब्वियसली 3R ऑब्वियसली टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑब्वियसली रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन कितना कह रहा, तो ऑब्वियसली ये कह रहा 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड होना चाहिए।
कह रहा है इसके वेलोसिटी ऑफ हार्डन, इसके जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हार्डन होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, तो इसके वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ मतलब इतना होना चाहिए, तो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट व्हाट, ये 3r ऑब्वियसली टेम्परेचर ऑफ हार्डन अपॉन मोलर मास ऑफ हार्डन। ध्यान दीजिए यहाँ पर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, तो आपको मैंने बताया था मोलिकुलर स्पीड में, चाहे रूट मीन स्क्वायर स्पीड में, तो या कोई भी मोलिकुलर स्पीड, चाहे आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो या एवरेज स्पीड हो या रूट मीन स्क्वायर स्पीड हो, तो किसी भी मोलिकुलर स्पीड को निकालने में फॉर्मूला में RT/m आता है। तो अगर ये मीटर पर सेकंड में है तो यहाँ पर R की वैल्यू हम लोग कितनी पुट करेंगे, 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ये टेम्परेचर केल्विन में होगी, और मोलर मास किस में, तो किलोग्राम में। जैसे ऐसे मोलर मास क्या होती है, तो 1 मोल मोलिकुल की मास, तो 1 मोल मोलिकुल की मास कितनी लोगी, तो मोलिकुलर मास में ग्राम लगा दें। जैसे मोलर मास ऑफ ऑब्वियसली हार्डन कितनी, तो 2 ग्राम, लेकिन यहाँ ग्राम में नहीं पुट करेंगे क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में, इसलिए से हम लोग इसमें किस में चेंज करेंगे, तो किलोग्राम में। मतलब ये आपकी हो जाएगी दैट दिस इम्प्लाई 11.2 इंटू 10⁻³ ऑब्वियसली ये मीटर पर सेकंड में है, इसीलिए ऑब्वियसली अंडर रूट ये क्या होगी, तो 3 R की वैल्यू कितना, तो 8.314 पुट करेंगे, ये टेम्परेचर तो आपको निकालना ही है, अपॉन ये मोलर मास ऑफ हार्डन कितनी, तो 1 मोल हार्डन मोलिकुल की मास कितनी, तो 2 ग्राम, लेकिन ग्राम में नहीं बल्कि इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे, मतलब 2 इंटू 10⁻³ ऑब्वियसली ये मीटर पर सेकंड में है। तो यहाँ अगर आप दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से टेम्परेचर आपकी निकल आएगी केल्विन। तो इसको ध्यान रखेंगे कि अगर कहीं भी एवरेज स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या एवरेज स्पीड या रूट मीन स्क्वायर स्पीड की वैल्यू निकालनी है मीटर पर सेकंड में, तो R की वैल्यू कितनी पुट करी जाती है, तो 8.314 जूल पर मोल केल्विन, टेम्परेचर केल्विन में, और मोलर मास को किस में, तो किलोग्राम में। ठीक है, तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स हुए बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पर के कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने बताया। असाइनमेंट के अंदर और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर बेस्ड, तो उन सारे न्यूमेरिकल्स को आप करें। ध्यान रखें बिना न्यूमेरिकल्स करे हुए कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी नहीं आती है, और बेसिक थ्योरी आप पढ़ते जाएंगे, न्यूमेरिकल्स नहीं लगाएंगे तो कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आएगी ही नहीं। इसलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए न्यूमेरिकल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिना न्यूमेरिकल्स के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होगा। ऐसे भी ध्यान रखें प्रॉब्लम किल्स योर प्रॉब्लम, जितना प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे उतनी आपकी प्रॉब्लम्स दूर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर करते हैं फिनिश। छोटा सा लेक्चर हुआ, ऑब्वियसली आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रियल गैसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, बाय।